आप देख रहे हैं HR न्यूज। मैं मोहनलाल और हमारे साथ हैं एडवोकेट नरेश चौहान जी। जैसा कि HR न्यूज के दर्शकों को लगातार इंतजार था कि HR न्यूज कब नगर परिषद चुनाव का विश्लेषण देगा। आपको बता दें, कल चुनाव हो चुके हैं, यानी कि जितने भी प्रत्याशी चाहे चेयरमैन पद के लिए हो चाहे पार्षद पद के लिए हो, यानी कि उनकी किस्मत EVM में बंद हो चुकी है और अब इसका फैसला होगा 30 तारीख को जब मतपेटियां खुलेंगी। लेकिन उससे पहले हम विश्लेषण कर लेते हैं क्या है 31 वार्डों की स्थिति और चेयरमैन पद के लिए जो 6 उम्मीदवार मैदान में हैं उनकी क्या स्थिति है। उनके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है एडवोकेट नरेश चौहान जी। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि लगातार HR न्यूज चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, आपको विश्लेषण दिखाता रहा है और इस बार नगर परिषद चुनाव में जो HR न्यूज ने विश्लेषण दिखाई है उससे लोगों की उम्मीदें कहीं ज्यादा HR न्यूज से बढ़ गई है। तो काफी इंतजार था लोगों को। बाजार में लगातार लोग कह रहे थे मोहनलाल जी कब आप विश्लेषण दिखाएंगे। अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, यानी कि मतपेटियां जो है सील हो चुकी है और किस्मत सबकी EVM में बंद है। साथ में आपको हम ये भी बता देते हैं कि चुनाव लड़ने वाले चाहे चेयरमैन पद के प्रत्याशी हों चाहे पार्षद पद के प्रत्याशी हों, तमाम प्रत्याशी कहीं ना कहीं अब आराम फरमा रहे हैं और अपने अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं। जो चेयरमैन पद के लिए बड़े बड़े दिग्गज मैदान में थे वो अब कहीं ना कहीं रेस्ट भी कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर के। चौहान साहब हमारे साथ हैं, जान लेते हैं। चौहान साहब, कल चुनाव संपन्न हो गया, सबकी किस्मत EVM में बंद हो गई। आपने काफी विश्लेषण हमारे चैनल पे किए हैं HR न्यूज पे, किस तरीके से देखते हैं पार्षद पद का और चेयरमैन पद का चुनाव? मोहनलाल जी, सबसे पहले तो मैं HR न्यूज चैनल को, आपकी पूरी टीम को बधाई दूंगा कि जो आप सर्वे, विश्लेषण, लोगों की राय, चुनाव के साथ साथ उनके मुद्दे उठाना, उनके मुद्दे बताना, एक जागरूकता फैलाना, वो काम HR न्यूज निरंतर, छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो, वो कर रहे हैं। तो उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और जहाँ तक कल संपन्न हुए रेवाड़ी नगर परिषद के चेयरपर्सन का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से इस बार हुआ, जो एक नई शुरुआत है। और 31 वार्डों में जो पार्षद चुने जाएंगे उसके बारे में एक विश्लेषण की बात है। हम पहले भी अपने विश्लेषणों में बता चुके हैं मोहनलाल जी के हम कोई प्रोफेशनल आदमी या कोई हमारी टीम ऐसी नहीं है जो हम पैसा देके किसी के हक में या किसी के खिलाफ कोई सर्वे या विश्लेषण दिखाते हैं। हम तो आंकड़ों पर आधारित कि आंकड़े क्या बोलते हैं और इतिहास क्या रहा है। रिजल्ट तो 30 तारीख को ही आएगा। किसी को नहीं पता कि क्या रिजल्ट आएगा। ये भारतीय लोकतंत्र की एक, हम कह सकते हैं, परिपक्वता है कि आज मतदाता बहुत जागरूक हो गया है, बहुत समझदार हो गया है। वो अपने मन की बात, प्रधानमंत्री जी तो अपने मन की बात गाए बगाए महीने में 1-2 बार सुना देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का मतदाता अपने मन की बात अभी खुलकर नहीं बताता। तो ये जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है, सीक्रेसी ऑफ वोट है, उसका एक राइट है, बहुत अमूल्य राइट है। तो उसको उसने जो अपनी छाती से लगा रखा है, तो अब मैं तो इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानूंगा। जहां तक आंकड़ों की बात है, कुल 1,07,300 समथिंग, मतलब इतने मतदाता कुल रेवाड़ी नगर परिषद में थे। और चेयरपर्सन के लिए इस बार जो पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए ये सीट
आरक्षित थी। नहीं, ओबीसी ओबीसी पिछड़ा वर्ग, यही कह रहा हूं मैं, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी पिछड़ा वर्ग ही होता है। अच्छा। हाँ, तो हिंदी में वो पिछड़ा वर्ग कहते हैं उसको, तो उसके लिए आरक्षित थी। और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बहुजन पार्टी, इन तीनों पार्टियों ने अपने सिंबल पर यह चुनाव लड़ने का फैसला किया। कुल 6 उम्मीदवार चेयरपर्सन की दौड़ में शामिल थे, क्योंकि चुनाव पहली बार चेयरपर्सन का डायरेक्ट हो रहा है, तो ये एक उपलब्धि मानते हैं। हमने आपने देखा होगा कि ये पिछले इस नगर परिषद का जो टेन्योर था वो तो 2-3 साल पहले ही पूरा हो चुका है, लेकिन इसमें जो पार्षदों की खरीद फरोख्त पूरे टेन्योर में, पिछले टेन्योर में रही, और बीच बीच में अदला बदली, अविश्वास प्रस्ताव लाना और दूसरा चेयरपर्सन बैठाना, क्योंकि पिछली बार महिला के लिए आरक्षित था पद और उसमें अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित था। तो वो खेल भी रेवाड़ी की जनता ने देखा, सरकार ने भी देखा, और शायद उस चीज को ही दूर करने के लिए चेयरपर्सन का अब के डायरेक्ट चुनाव हुआ, तो लोगों ने उसको पसंद किया। तो उन 6 में मतलब 4 उम्मीदवार एक ही जाति से, अहीर जाति से, पिछड़ा वर्ग के, और 2 उम्मीदवार गुर्जर जाति से, वो भी पिछड़ा वर्ग से। भारतीय जनता पार्टी ने भी यादव उम्मीदवार को टिकट दिया, कांग्रेस ने भी अहीर उम्मीदवार को टिकट दिया, बसपा ने जरूर गुर्जर जाति की प्रत्याशी को अपना सिंबल दिया। जबकि विधानसभा चुनाव की तरह से ही यहाँ के निवर्तमान विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास, जो निर्दलीय होके बागी हो गए थे, चुनाव लड़ा था, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की हार में उनका एक बड़ा रोल रहा। उन्होंने एक निर्दलीय प्रत्याशी को, जो जिला बार एसोसिएशन के कई बार प्रधान रह चुके, जिला प्रमुख रह चुके, विधानसभा के भी चुनाव लड़ चुके, उनको अपना समर्थन देके कहीं ना कहीं मुकाबले को तिकोना बना दिया। देखिए, आपने बहुत अच्छा यानी कि तरीके से समझाया हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से पूरा चुनाव ये हुआ। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जैसा भी आपने कहा, पूर्व जिला प्रमुख, उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ी, उपमा देवी, इधर कैप्टन अजय सिंह यादव ने अपने भाई की पुत्रवधू विक्रम यादव को मैदान में उतारा कांग्रेस के टिकट पर। लेकिन बसपा ने अपना उम्मीदवार बनाया मंजू चौक्कन को। इधर पूर्व जो चेयरमैन थे विजय राव नगर परिषद के, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को मैदान में उतारा, और एक और गुर्जर समाज से एडवोकेट हैं, उन्होंने अपनी ज्योति को मैदान में उतारा। 6 कैंडिडेट हुए। 6 कैंडिडेटों में अब आप किसको कहाँ पाते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। चुनाव संपन्न हो चुका है, जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया, जिस तरीके से HR न्यूज़ ने तमाम जो कवरेज आप लोगों को दिखाई रेवाड़ी शहर को, उम्मीदें कहीं ना कहीं हैं। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, चौहान साहब अब किसको कहाँ देखते हैं, किस स्थिति में देखते हैं कैंडिडेट को, बाजार की रूमर क्या है, चर्चा क्या है, और कहाँ उम्मीदवार है। हम ना तो हम किसी को जिताने के लिए बैठे, ना हम किसी को हराने के लिए बैठे। हम जनता की आवाज़ इस वक्त क्या कह रही है, क्योंकि मुकाबला कांटे का था। सबसे बड़ा तो बधाई का पात्र है प्रशासन। चुनाव संपन्न हुआ, शांतिपूर्वक ढंग से हुआ। तमाम प्रत्याशियों की किस्मत EVM में बंद हो गई। दर्शकों की HR न्यूज़ पे निगाह है कि क्या HR न्यूज़ दिखा रहा है, तो जाहिर है अब और ज़्यादा चौहान साहब के बैठने से उम्मीद बन गई है। तो हम ये चाह रहे हैं कि आपने पूरा
एनालिसिस किया चुनाव का, क्या कुछ रहा उसके अंदर, कहाँ देखते हैं आप? जैसा मैंने बताया मोहनलाल जी के 1,07,000 समथिंग हमारे कुल मतदाता हैं। इनका अगर हम बाइफर्केशन विभाजन करके देखते हैं तो हमें लगता है कि जो पिछड़ा वर्ग है उसमें अहीर भी शामिल है, उसमें सैनी भी शामिल है, उसमें गुजर भी शामिल है, उसमें प्रजापत भी शामिल है, उसमें लुहार भी शामिल है, उसमें सुनार भी शामिल है, उसमें नाई भी शामिल है, उसमें तेली भी शामिल है, उसमें धोबी भी शामिल है, उसमें मणिहार भी शामिल है। मतलब तमाम जातियां ठठेरा, समझ मतलब ये शहर में रह रही हैं, मतलब शहर में रहने वाले ये तबका इस 1,07,000 में है। तो इस पिछड़े वर्ग का आंकड़ा जो हमारे पास उपलब्ध है, 35,000 वोट इस पिछड़ा वर्ग के हैं। लेकिन अब तो कल 70% पोलिंग हो ली ना, उसमें तो हम अब यही हम कहते हैं कि आप जो 70-72% का जो आंकड़ा निकल के आ रहा है, कहीं ज्यादा भी हुई है कहीं कम भी हुई है, तो तकरीबन अब इसमें मुकाबला आप किस किस में देख रहे हैं? कांग्रेस में देख रहे हैं? वही बता रहा हूं मैं कि 35,000 वोट बैंक तो है इस पिछड़े वर्ग का जी। इसके साथ साथ शहर में अनुसूचित जाति और जो एक नई डेवलपमेंट पिछले कई चुनावों से और वो निरंतर बढ़ी है, अल्पसंख्यक वोटर, उसमें मुस्लिम वोटर, मतलब अल्पसंख्यक में सिख भी है जैन भी है, लेकिन मुस्लिम वोटर की तादाद बढ़ी है। और इनको मिला के अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाताओं को हम मिलाकर देखते हैं तो इनकी संख्या भी 25,000 वोट पर पहुंच जाती है। अब रही बात सामान्य वर्ग की। सामान्य वर्ग में शहर में सबसे अधिक जो ये विस्थापित पुरुषार्थी पाकिस्तान से आए थे बंटवारे के बाद, हम पंजाबी समुदाय बोलते हैं, मतलब अकेले उनका एक बड़ा धड़ा है। ब्राह्मण, बनिया, ये 3, और इसके अलावा कुछ जो स्वर्ण में आप लगा लो राजपूत, जाट, मतलब तो इनका आंकड़ा 47,000 वोट बनता है मोहनलाल जी। तो ये बाइफर्केशन, क्योंकि हम आंकड़ों के साथ चलना पसंद करते हैं अपने हर विश्लेषण में। अब इस विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए वोट जो पोल हुई हैं वो 74,000 समथिंग हुई है, मतलब 69% प्लस, 69 प्लस, हाँ हम 70 मान के चल रहे हैं, चलिए 69 प्लस वो वोट पोल हुई है। तो अब जो एक बात शहर में घूमते हुए चर्चाओं में मतदाता ने ये तो नहीं बताया कि मेरे मन में क्या है, मैं किसको वोट दूंगा, लेकिन एक जो बात आई कि ये जो पिछड़ा वर्ग से बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने भी, दोनों ने अहीर जाति के कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाया, ये कहीं ना कहीं एक रोष पिछड़ा वर्ग में देखने को मिला। शहर में जो पंजाबी समुदाय है उसमें नाराजगी थी, प्रजापत समाज में वो खुल के नाराजगी सामने आई, मतलब उन्होंने तो एक किस्म से वो जो कांग्रेस समर्थित थे उन्होंने एक किस्म से बगावती भी झंडा उठा लिया था कि भाई हमें हमारे समाज से क्यों नहीं किसी को
टिकट दिया गया। इसी तरह से बीजेपी को समझते हैं हम कि भाई पंजाबी समुदाय प्रदेश का मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार मनोहर लाल खट्टर मतलब, और वो चुनाव प्रचार में भी आ चुके थे, तो कहीं ना कहीं पंजाबी समुदाय को भी लग रहा था कि भाई कम से कम किसी दूसरे वर्ग को, जैसे ठठेरा वर्ग की यहाँ काफी वोट है, तो ठठेरा को सैनी समाज की काफी वोट है, उनको क्यों नहीं दिया। तो इस बात की एक किस्म से मतदाता में नाराजगी थी। लेकिन एक चीज हो रहा है, बड़े बड़े दिग्गजों की एंट्री, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आए, खट्टर भी आए, धर्मवीर भी आए, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष यहाँ लगातार, धनखड़ यहाँ रहे, रामविलास शर्मा यहाँ चुनाव तक लगातार रहे। क्या असर बन पाया जिस तरीके से बीजेपी में टिकटों को लेकर के नाराजगी आपने देखा होगा? गुरदयाल ने तो सीधे सीधे आरोप लगाए, जो इन्हीं के पूर्व चेयरमैन रहे मार्केट कमेटी के, सीधा एलिगेशन लगाया कि टिकटों में खरीद फरोख्त हुई है, पैसों में टिकटें बांटी गई है। क्या उसका कोई असर पड़ा? एक जो मैसेज जो वायरल हुआ एक दिन पहले, इनके जो बीजेपी के हैं अभी जिनको चेयरमैन बनाया हरको बैंक का अरविंद यादव जी, उनका भी आपने सुना होगा, वायरल मैसेज हो रहा है किस तरीके से पंजाबी समुदाय के जो प्रधान हैं प्रेमनाथ गेरा जी, उनको डराने की कोशिश की गई या कहा गया उनको भी एक तरीके से। क्या असर पड़ा उसका पंजाबी समुदाय में वोटों में? देखो, मैं तो बता रहा ना कि नेताओं की बात छोड़ो मोहनलाल जी, हम अपने विधानसभा चुनाव के, पार्लियामेंट के चुनाव में भी कर चुके हैं कि आज बीजेपी पार्टी विद ए डिफरेंस नहीं रही। आज बीजेपी कांग्रेस से भी आगे चली गई है, जोड़ तोड़ जुगाड़, खरीद फरोख्त और लेन देन और टिकटों के बंदर बांट, मतलब वो चीजें, और वो रिजल्ट भी सामने आ रहा है। तो उन चीजों पर हम ना जाके जो प्रभाव की बात है वो मैं कह रहा हूं कि भाई हम देख रहे हैं कि पिछले चुनाव से जो नगर परिषद के हुए थे उससे कम वोटिंग हुई है, मतलब तो कहीं उत्साह की कमी थी मतदाता में, मतलब तो वो चीज क्या रिजल्ट निकालेगी क्या नहीं वो तो 30 तारीख को पता चलेगा। लेकिन नहीं उसमें भी हम आपको बीच में रोकना चाहेंगे। हमने कई जगह देखा कि छोटा इलाके जैसे वार्ड 17 में गंगा चुनाव लड़ रही थी कॉलेज समाज से, और यानी कि उनके जो वोटर, जो छोटा तबके का वोटर होता है, बेहद उत्साह वहां देखा गया। यानी कि गुर्जर समाज के लोगों में हमने देखा किस तरीके से गाड़ियों में बैठा बैठा करके वोटरों को निकाला गया। आपके यहाँ जो बड़ाबास रोड पे स्कूल है वहां हमने देखा, 13-14 वार्ड में हमने देखा वोटरों को निकाला गया। लंबी लाइनें हमने देखी है, सेक्टरों में भी हमने लंबी लाइनें देखी। इधर वोटर तो निकला है, लेकिन फिर भी कहाँ कमियां रह गई? क्या लगता है जो प्रत्याशी है वोटरों को निकालने में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाया है? वही मैं बता रहा हूं कि जो अब हम कि भाई कौन कहाँ खड़ा है उस पोजीशन में, तो उस कड़ी में मैं बताऊंगा कि अब के एक नोटा का भी ऑप्शन था। हमने दिया अपने विश्लेषण में कि एक नोटा का भी था। तो जो मैंने बताया ना कि ये कुछ नाराजगियां थी, तो हमें लगता है कि इन नाराजगियों से लोग नोटा में भी काफी वोट देंगे। लेकिन एक और चीज उठती है, इस बार आपने देखा होगा, चलिए बीजेपी तो अपने सिंबल पे चुनाव लड़ी, जो गलतियां उसने की विधानसभा में मैसेज निकल के आया कि इस बार भी टिकट वितरण में गलती कर दी उन्होंने, आपने और हमने भी देखा होगा लगातार हम लोगों से। लेकिन इस बार जो निर्दलीय उम्मीदवार यानी कि उपमा देवी के जो पति हैं, पूर्व जिला प्रमुख, बाकायदा चुनाव से पहले जनसभा करते हैं, लोगों से राय मशवरा करते हैं, और जो पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास, उनका समर्थन उनको मिलता है, फिर वो मैदान में उतरते हैं और एक नए तरीके का चुनाव इस बार लड़ते हैं। मंदिर में जिस तरीके से उन्होंने कहीं इस चुनाव की जो कैंपेनिंग में पूरा इमोशनल भी उन्होंने यूज किया और एक सीधा कसम खाई कि 25 पैसा भी मैं अपने घर नहीं लेकर के जाऊंगा। क्या लगता है उनको इस चीज का फायदा मिलेगा इस बार जो चुनाव प्रचार आपने पूरा उनका देखा? देखो, अब हम आंकड़े के बाद इनकी पोजीशन पर आते हैं कि भाई कौन कहां खड़ा है। तो जो एक विश्लेषक के नाते मेरा एक अपना अनुमान है कि अब के नोटा में भी 2000 से ज्यादा वोट पड़ जाएं तो कोई ताज्जुब
नहीं, मतलब लोगों की नाराजगी थी चुनाव को लेकर, कैंडिडेट्स को कि भाई जातिगत समीकरण जातिगत को और देखते परिवारवाद भी कहीं ना कहीं हैवी वो रहा है। तो उस बात की नाराजगी से 2000 भी हो जाए, 3000 भी वोट हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। नोटा में भी अच्छी खासी वोटें हमें लग रहा है कि जाएंगी। अब रह गए कैंडिडेट। आपने बताया कि भाई निर्दलियों में हमारे एक वकील समुदाय से खुद भी वो वकील हैं, ज्योति गोस्वाल, उनके पति भी वकील हैं। और उपमा देवी के पति वो जिला प्रमुख भी रह चुके हैं, बार के एडवोकेट लगाया इस बार उन्होंने अपने नाम किया, उसमें वो रहे हैं। पूनम जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं, उनके पति भी वकील हैं, बलजीत सिंह। तो मतलब एक किस्म से ये जो एलिट वर्ग है समाज का, वकील समुदाय जो टॉर्च बीरर है सोसाइटी का, उसका भी 2000 से ज़्यादा अब वकील हो गए हैं रेवाड़ी में। तो उन सब ने जोर लगाया है। तो मुझे लगता है, मेरा अपना अनुमान है कि कांग्रेस प्रत्याशी, बीजेपी प्रत्याशी और जो निर्दलीय सपोर्टेड बाई पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास और समुदाय, मतलब ये तीनों, मोहनलाल जी, 15-15 हजार वोट के धनी हैं। मतलब इन तीनों के पास 15-15 हजार, यानी कि आपने बताया पूर्व जिला प्रमुख और पूर्व विधायक, हाँ, और मौजूदा विधायक 15-15 हजार, मतलब तीनों की 15-15 हजार वोट तो नजर आती हैं, बूथ पर भी नजर आई हैं, और एक जो व्यवहारिकता में भी। लेकिन अभी आपने इसमें एक पार्टी छोड़ दी, बसपा। मैं वही कह रहा हूं तो कि भाई ये एक आंकलन निकल जाएगा ना। हाँ, कि हम ले ले तो 15-45 हमारा हो गया। यही हम कह रहे हैं, 45 और 2-3 वो नोटा। हाँ, यानी कि हम मान लेते 2000 नोटा का 2000 या लीजिए। हाँ, मतलब 47। अब हमारे पास 2 प्रत्याशी रह गए मैदान में। एक तो तीन रह गए, बसपा का रह गया। नहीं, बसपा का तो पार्टी का कैंडिडेट है, वो तो बसपा तो, लेकिन 2 निर्दलीय प्रत्याशी, एक तो विजय राव, पूर्व चेयरमैन रहे हैं, और उनकी भी एक खासियत है मोहनलाल जी के निर्विरोध अपने वार्ड से दो बार शहर में निर्विरोध चुना जाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। चौहान साहब, हमने अपनी कवरेज में दिखाया बकायदा, 2 बार वो चुने गए निर्विरोध। हाँ, और बड़ी बात थी, यानी कि हमारी जब उनसे बात हुई थी। और देखिए, एक इस चीज में मैं टोकना चाहूंगा, थोड़ा सा हम अपने दर्शकों से बताएंगे कि इस बार HR न्यूज ने तमाम जो प्रत्याशी चेयरमैन पद का लड़ रहे थे, जब पार्षद पद का लड़ रहे थे, 1 मिनट के लिए हम पार्षद पद को छोड़ देते हैं, लेकिन चेयरमैन पद के लिए जो लड़ रहे थे उसको लेकर के HR न्यूज पे लगातार एक मांग उठ रही थी कि मोहनलाल जी, जिस तरीके से आपने HR न्यूज पे इंटरव्यू का सिलसिला शुरू किया है, तो हमने तमाम प्रत्याशियों से आवेदन किया था, लेकिन आप यकीन मानिए 4 प्रत्याशी हमारे कैमरे पर आए और 2 ने हमारे कैमरे पर बार बार अपील करने के बावजूद भी आने की, यानी कि अहमियत नहीं समझी कि आकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं चेयरमैन पद का, और आकर के अपनी बात रखे कि किस तरीके से। सबसे बड़ी बात, पूर्व जिला प्रमुख की जो धर्मपत्नी है उपमा यादव, जिन्हें सबसे ज्यादा, यानी कि स्वयं पूर्व जिला प्रमुख ने कहा था कि HR न्यूज के कैमरे से उन्हें डर लगता है, उन्होंने भी आने की हिम्मत की। बड़ी बात थी ये, और बाकियों से भी हमने अपील की थी, नहीं आए कैमरे पे। उसको पहले किस रूम में आप देखते हैं, क्यों डरता? जब आप चेयरमैन बनकर के जाना चाहते हैं तो आपको कैमरा फेस करने से क्यों डर लगता है? पहला सवाल आपसे ये बहुत बड़ा, हमारे दर्शक लगातार मांग उठा रहे थे, मोहनलाल जी आप तीखे सवाल करते हैं, क्यों लोगों को चुपते हैं? नहीं, चुपना देखो स्वाभाविक है। जब कैंडिडेट है ना, जो ये एक लड़ाई होती है, एक किस्म से वार की तरह से है, तो उनका लक्ष्य जो है ना, मतदाता और अपनी जीत की तरफ होता है। मीडिया में बात रखना
हम बात रख सकते हैं, कोई पार्टी का प्रवक्ता बात रख सकता है, कोई नेता बात रख सकता है। तो कैंडिडेट का मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने थोड़ा सा परहेज किया है तो कोई गलत नहीं किया। नहीं, गलत नहीं किया, एक मैसेज चला गया। आप यकीन मानिए, महिला सीट है और महिलाओं को चुनाव लड़ना, महिलाओं को जाके चेयरमैन बनना है। चुनाव लड़ रहे हैं उनके पति, वो हर कमान संभाले हुए। भाई आपका चेयरमैन जो महिला है वो भी तो कम से कम बताए ना, उसके बाद विजन क्या है, शहर के लिए करने के लिए क्या है, उसका अपना माइंड क्या कह रहा है। वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रही है, वो तो कैमरे पे नहीं आ पाए, उनको ये नहीं पता नगर परिषद है कहाँ। आप पूर्व में पार्षद रह चुके हैं तो आपको चाहिए बोलना। लोगों की मांग थी, लगातार एचआर न्यूज के इस बार लोगों ने कहा कि मोहनलाल जी जिस तरीके से आपने तीखे सवाल लोगों से किए हैं, निष्पक्ष जो आपने काम किया, और फिर अगर कोई ज्यादा अगर करता है तो उस पर एलिगेशन लगाए जाते हैं जी। देखो मोहनलाल जी, इसमें महिलाओं को दोष हम ना दें, पुरुष का भी यही हाल है। आप कितने जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनको जानकारी है कि नगर परिषद का क्या सिस्टम है, क्या ढांचा है। आप पुरुष उम्मीदवार से पूछ के देख लीजिए। नहीं, हमने तो इसमें महिला और पुरुष में भेदभाव की मैं समझता हूं कि कोई बड़ी वजह नहीं है। हाँ, अब पंचायतों में 50% होने जा रहा है। हाँ। तो महिलाओं को अब तक वंचित रखा गया था, तो इसमें एक कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक परिवेश का भी दोष है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जैसे जैसे उन्हें जिम्मेवारियां मिलेंगी, वो अपना काम दिखाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जब हमने पार्क में लोगों से बातचीत की, कई सारे लोगों से, कि इस तरह की स्थिति है, तो उन्होंने तो सीधा सरकार पे कहने का एलिगेशन लगा, सरकार सिर्फ महिलाओं को खुश करने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, और महिलाओं की सीट तो इन्होंने आरक्षित कर दी, काम इनके पति करेंगे, इनके जेठ करेंगे, इनके भाई करेंगे, इनके बाप करेंगे। इस तरीके की स्थिति, बोला क्यों बहाना बनाया महिलाओं को, इससे बढ़िया तो नहीं बना। देखो वो, लेकिन सवाल ये उठता कि ये तो बोले हमने क्या कहा, नोटा किस लिए? हाँ, वही वो नोटा में डालें। भाई हर आदमी को तो खुश नहीं किया जा सकता, ये तो महिला सशक्तिकरण के लिए जरूरी है। लेकिन अब कल को ये बात महिला अधिकारी पर भी तो लगाई जा सकती है। महिला अधिकारी का भी पति होता है, उसके भी माँ बाप होते हैं, उसके भी भाई बहन होते हैं, तो घर में वो भी तो बात करती है। देखिए करने के लिए उसमें दो चीजें हैं। अगर आईपीएस कोई महिला अधिकारी है, वो बाकायदा कैमरे पे वर्जन देती है, बोलती है। इनको जब चेयरमैन का चुनाव लड़ना, तो जाहिर है इनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थी थोड़ी बहुत, या ऐसा लोगों की मांग थी कि भाई पहले आप 2 महीने 4 महीने महिलाओं की ट्रेनिंग हो, उसको टाइम मिले, इसके भाई चुनाव के अंदर वो उतरे। नहीं तो हम कहते हैं कि विधायक के लिए क्यों ना हो, वही हम जान। हाँ, हम तो कहते हैं विधायक के लिए भी हो। कितने पढ़े लिखे या अनपढ़ विधायक बन जाते हैं। जैसे कल मांग उठी, कल हम बात कर रहे थे, बोला भाई जब आप डायरेक्ट चेयरमैन का कर रहे हो तो सीएम और पीएम का क्यों नहीं करते? होगा, उसका भी होने दो। तो भाई सरकार लाए ऑर्डिनेंस, उसके लिए भी करे भाई, लाए क्यों फिर एमपी और एमएलए की खरीद? अब देखो एक बात चल रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, कि भाई बार बार इलेक्शन की भी आवश्यकता, वो भी आ रही है। वही हम कह रहे हैं, प्रेसिडेंट का चुनाव भी अमेरिका की तरह हो सकता है कि भाई यहाँ भी डायरेक्ट हो जाए। वही कल हम कह रहे हैं, कल आवाज हम लोगों ने दिखाया। मोहनलाल जी, ये तो मुद्दे हैं, ये मुद्दे उठते रहेंगे। चलिए हम अपनी बात पे अब हम अपनी बात पर कि भाई जो 2 कैंडिडेट निर्दलीय रह गए, 47,000 वोटों का आंकड़ा आपने हमें बता दिया। 15 तीनों पार्टी का 2,000 नोटा का। अब बच रहे हैं 2 कैंडिडेट, प्लस में हमारे जो वोट हैं वो बच रहे हैं। 2 कैंडिडेट तो निर्दलीय बच रहे हैं, और 1 कैंडिडेट बसपा का हमारा कैंडिडेट बच रहा है। 3 कैंडिडेट हमारे 3 कैंडिडेट बच रहे हैं। तो मैं मोहनलाल जी, क्योंकि हम किसी के साथ भेदभाव ना करते हुए इन तीनों उम्मीदवारों को, मतलब अभी इनका बाइफर्केशन हम आगे विश्लेषण में बताएंगे कि हम यों अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हां इनका इन टोटलिटी हम 15,000 वोट मानते हैं, इन तीनों का भी 15, यानी कि 47 और 15 अगर अब हम जोड़ दें तो कितना हो गया? 62,000 हो गया। 62,000 हो गया। हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, बीच में रोकते हैं चौहान साहब, कि अभी हम आपको कल भी इसी तरीके का एक फाइनल विश्लेषण दिखाएंगे। हालांकि आज जो हम चर्चा कर रहे हैं चाय के ऊपर, और आपको दिखा रहे हैं चुनावी विश्लेषण चौहान साहब के साथ, कल हम फिर आपको दिखाएंगे फाइनल, क्योंकि एचआर न्यूज पर लोगों की निगाह लगी हुई है। और आपसे अपील करते हैं, आप जो वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पेज पर, हमारे पर ग्रुप में, तो आप इसको आगे शेयर करें,
ताकि लोगों तक एक मैसेज चला जाए कि HR न्यूज आपको लाइव सीधा दिखा रहा है। हम अपने स्टूडियो से आपको सीधा लाइव दिखा रहे हैं क्या था नगर परिषद चुनाव का पूरा हालात, स्थिति किस तरीके से लड़ा गया। काफी अभी और भी चर्चा करेंगे, लेकिन फाइनल विश्लेषण हम आपको कल भी दिखाएंगे। आज हम चौहान साहब के साथ पूरा वोटों का आकलन कर रहे हैं, जैसा चौहान साहब बता रहे, भी और हम खुल के चर्चा करेंगे। और दर्शकों की जो निगाह है, जो वादा HR न्यूज ने आपको किया था कि काउंटिंग वाले दिन भी हम इसी तरीके से बैठेंगे और आपको स्टूडियो में बैठ करके दिखाएंगे किस तरीके से किस किस वार्ड की क्या स्थिति है। अभी हम कर रहे हैं सिर्फ चेयरमैन पद के लिए, वार्डों की भी हम आपको स्थिति दिखाएंगे, क्योंकि इस बार कई धुरंधर जो पार्षद रहे हैं वो अपनी सीट गंवा रहे हैं। इस तरीके की स्थिति निकल के आ रही है। कई पार्षद, आपको बता दें, कई पार्षद जो मौजूदा पार्षद रहे हैं वो गंवा रहे हैं अपनी सीटें। कई जगह से इस तरीके की खबरें आ रही है और कई नए चेहरे आ रहे हैं। और कई जो लोग थे जो सिंबल को अपनी गारंटी मान रहे थे जीत की, उनके भी कहीं ना कहीं पसीने आ रहे हैं। चौहान साहब, अब हम अगली बात शुरू करते हैं। आपने हमें 62,000 वोटों का, 67,000 वोटों का आपने हमें सिस्टम बता दिया। 15 45 और 10 55 और 2 57,000 वोट हो गए मेरे हिसाब से। तो 15 45 और 15 वो, हाँ 15 चौथे को 15 चौक 60, 62,000 हो गए। 62,000 यानी कि 62,000 वोटों का आकलन चौहान साहब हमें समझा चुके हैं कि इस तरीके से, यानी कि 15,000 वोट अगर हम तीनों पार्टियों को जोड़ दें और 5,000 अगर बाकी और जो निर्दलीय और बसपा जो लग रहे हैं उनको अगर हम जोड़ दें, तो ऐसे करके हमारे 62,000 वोट बैठते हैं। और वोट जो पोल हुए हैं वो करीबन 70-72 के हजार के आसपास, 74,000 समथिंग पोल हुए हैं। अब 12,000 वोट मोहनलाल जी जो बच रहा है, क्योंकि इसमें जो हमने 3 ये बसपा समेत 3 को 15 दिए हैं ना, ये जरूरी नहीं है कि इनके 5-5 हजार आए। मतलब ऊपर नीचे जिसमें भी आ सकते हैं, जिसमें भी माना जा रहा है कि बसपा के पास ज्यादा वोट बैंक है। और उसमें नहीं, इसका भी विश्लेषण, अब जो 12,000 रह गया और इन 15,000 का और बाकियों के 15,000 में भी, तो यहां जो नजर आया कल की वोटिंग में कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं खतरा महसूस हो रहा है। तो देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एक अंदेशा खा रहा है, एक गड़बड़। उसका एक वजह है, एक परिणाम है। जैसे MP और MLA के चुनाव साथ साथ होते हैं, तो MP के हलके में 6-7 विधानसभा के कैंडिडेट होते हैं। तो जो सिंबल से अब के इन्होंने दिया है, कांग्रेस ने पार्षद सिंबल से नहीं उतारे, बीजेपी ने पार्षद सिंबल से उतारे हैं, चेयरपर्सन भी सिंबल। तो जो बीजेपी की कैंडिडेट थी उसने तो सोचा कि ये पार्षद जहां अपनी जीत का जोर लगाएंगे, मेरा भी वही काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। तो यहां कहीं ना कहीं गड़बड़ नजर आ रही है। तो बीजेपी कैंडिडेट को चिंता करने की आवश्यकता है। जो निर्दलीय है, सतीश यादव, उपमा यादव, और जो कप्तान के कैंडिडेट हैं विक्रम यादव, वो इस वक्त बल्ले बल्ले में है। उनके लिए राहत की साथ खबर यही देखिए है। यही चौहान साहब हम बताएंगे। HR न्यूज से लगातार लोग जानना चाह रहे थे और हम एक ही जवाब दे रहे थे। हम आपको माउथ टू माउथ ना बता करके हम आपको विश्लेषण के जरिए बताएंगे। जैसा HR न्यूज ने लगातार इस चुनाव में आप लोगों से वादा किया है, आपको इसी तरीके से दिखाता रहा। सीधा देखिए, चौहान साहब ने जो बात हम कहना चाह रहे थे वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का जो उम्मीदवार था चेयरमैन पद का, उसके दिमाग में ये था कि आपके तो पार्षद लड़ रहे हैं, तो जाहिर है जो नीचे का वोट आएगा आपको मिलेगा। यानी कि वो सिंबल को अपनी गारंटी मान बैठा। चौहान साहब, हम गलत कह रहे तो आप बताइएगा। नहीं, और जो निर्दलीय जो कांग्रेस के लड़ रहे थे उनके कोई पार्षद नहीं लड़ रहे, सिर्फ चेयरमैन लड़ रहे थे। लेकिन उन्हें तमाम लोगों का समर्थन मिला है, तमाम लोगों से वो क्रॉस वोट टच में रहे हैं। वो क्रॉस वोटिंग जो बहुत जमके हुई है। तो इसलिए अब जो 12,000 वोट बच गई उसमें सबसे थोड़ा सा हमें भी और अंदाजा लेना पड़ेगा कि इसमें जिसकी भी बढ़त होगी और
बीजेपी की अगर घटत होती है, मतलब ये 15,000 तो हम मान के चल रहे हैं कि भाई कमिटेड वोटर है, ये तो वो है, हाँ, पार्टी का जो है, यानी लेकिन जो पर्सनल वोट में, मतलब पार्टी का कहते हैं पर्सनल, जैसे वो है पर्सनल है, हाँ, बीजेपी का मानना हमने पर्सनल है, चलिए आएगा, पार्टी का वोट आएगा, कांग्रेस का आएगा, और बाकी जो हमने 2,000 नोटा का लगाया, और 15,000 में जो हमने एक विजय राव है चेयरमैन बसपा है, और जो अन्य उनको हमने 15,000 दिया, लेकिन उसमें भी अभी हमें मिलेगा। मैं कह रहा हूं 12 अगर जो हम बचे हैं तो हमें मान के चलेंगे ये एक हमने एक फेयर हमारा जो आकलन है कि उसमें हम बिना किसी भेदभाव के लाग लपेट के हम उनको फेयर दे रहे हैं, लेकिन बताया हमने कि भाई मतदाता अपने मन की बात नहीं बता रहा, नहीं बताई, ये अच्छी बात है। अब इसमें कहां घटत बढ़त होगी वो देखने वाली बात है। वही खान साहब दर्शक हमारा चाह रहे हैं, आप थोड़ा सा खुलासा कर दे। नहीं, खुलासा है, हम खुलासा, हालांकि आपको फाइनल कल आपको मैं कह रहा कि उसमें खुलासा है कि जो हम बता चुके कि भाई ये जो बिहारी और मुस्लिम मतदाता ये एक किस्म से बनवाए गए हैं। पूर्वांचल का भी 3,000 कुछ वोट है, यही कह रहा हूं मैं, तो कुछ वोट है यहाँ पर, वो उसमें आ गया ना, पिछड़े हाँ, मैं बता रहा हूं आपको, वो अल्पसंख्यक मुसलमान उसमें आ गया। तो इन वोटों पर कहीं ना कहीं कौन ज्यादा सेंध लगाएगा? नहीं, वो जो नजर आता है कि भाई कांग्रेस प्रत्याशी ने, कप्तान अजय सिंह पिछले 25-30 साल से निरंतर एक वो है, और कहीं ना कहीं उन वोटों को बढ़वाने में कप्तान की शय रही है। बिहारी उसकी रिश्तेदारी कनेक्शन से समझ लो, मुस्लिम वोट मेवात की वजह से समझ लो, तो वहां उन वोटों पर कांग्रेस की पकड़ और बढ़त नजर आती है। इसी तरीके से जो अनुसूचित जाति की वोट हैं, वाल्मीकियों की वोट हैं, कि वो अगर अपने सिंबल पर मायावती के उस पर नहीं जाती हैं तो वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे में जाएगी। कांग्रेस को एक अनुमान है, लगता है। लेकिन अब इसके साथ साथ इस 12,000 में सब तरह का वोटर है। तो जो वोटर कप्तान से नाराज है, जो वोटर कांग्रेस से नाराज है, जो वोटर इस सिस्टम से नाराज है, लेकिन वो बदलाव चाहता है, वो सतीश की तरफ भी जोर मारेगा, लेकिन निश्चित रूप से बीजेपी की तरफ उसका जोर नहीं होगा। ये बात बड़ी क्लियर है। तो अब वो घटा बढ़ा के देखने वाली बात है कि भाई फाइनल पिक्चर क्या होती है, उसका आकलन। चौहान साहब, आप HR न्यूज पे बैठ के बीजेपी को कमजोर कर रहे हैं, वो नाराज तो नहीं हो जाएंगे बीजेपी वाले? जिस तरीके से धमकाते हैं, जिस तरीके से धमकाते हैं, वीडियो वायरल होता है, कहीं आपको भी नहीं लेना का देना पड़ जाए। नहीं, वो तो देखो इतिहास रहा है बीजेपी का। 1980 में बनी थी भारतीय जनता पार्टी, 1982 का पहला चुनाव आया विधानसभा का, 1982 में भारतीय जनता पार्टी ने महेंद्रगढ़ सीट पे सौदेबाजी कर ली, और यहां 1500 वोट भी नहीं आई भारतीय जनता पार्टी के कमल के उम्मीदवार को। 1987 में गठबंधन में चली गई सीट। 1989 में भी जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें भी चौधरी देवीलाल गठबंधन में चली गई। 91 में इंडिपेंडेंट लड़ा, बीजेपी ने किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया, लेकिन रिजल्ट माइनस ही रहा। लेकिन इस बार भी 96 में पैराशूट से कैंडिडेट लाई बीजेपी, फिर भी हार का सामना करना पड़ा। 2000 में भी वही हाल रहा, 2005 में भी, 2009 में भी बीजेपी ने बार बार राजनीतिक सौदेबाजी करते करते, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। 2014 की जहां तक बात है वो बीजेपी की नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी की लहर की वोट थी। वहां बीजेपी अपने आप को ना कैंडिडेट ने क्लेम किया, ना बीजेपी क्लेम कर सकती। लेकिन एक सवाल तो अपवाद था 2014। हम अभी 2019 में आपने रिजल्ट देख लिया। अब कोई धमकी दे है, कोई डराए धमका है, वो उसकी मर्जी। हम तो आंकड़े बता रहे हैं कि इतिहास क्या कह रहा है और क्या हो सकता है। नहीं, लेकिन आप जो चीज बता रहे हैं, क्या मतलब
बीजेपी जिस तरीके से आज अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी कहती है, क्या बीजेपी अब तक कोई नेता पैदा नहीं कर पाएगी एक पार्षद चेयरमैन पद का चुनाव वो अपने दम पे जीत सके? या आपको लगता है टिकट वितरण गलत हुआ? जिस तरीके से टिकट में कई लोग लाइन में लगे हुए थे, अमित यादव, क्या लगता है टिकट वितरण कहीं ना कहीं नुकसान कर गया इनका? मैं क्यों, हम ये तो लोगों ने कहा, हम कह रहे आप वो तो आज कहा, हम क्या कहें? ये बात जितने तो, लोगों से बात करी, ये इनका बात इनके ये तो जूनियर मोदी थे जो टिकट मोहनलाल मांगने जी, से पार्षद किया। ये बात तो खुल के आ रही है। मतलब सतीश यादव भी अपने आप को बीजेपी का कैंडिडेट मान रहा है, लेकिन उसके बाद वो ज्योति पौसवाल भी, मतलब कौन कह रहा है वो कांग्रेस भी मांग रहा था, और ये विजय राव भी वही मांग रहे थे बीजेपी। तो ये तो पार्टी के सामने है। लेकिन एक सवाल ये उठता है ना, जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई थी विधानसभा चुनाव से पहले, पार्षदों को तोड़ करके, आप देखा होगा आपने संजय मलिक को तोड़ करके लाए, विजय राव को तोड़ करके लाए, विनय को तोड़ करके लाए, सबको यानी कि अपनी पार्टी में शामिल किया, और बाद के अंदर दूध में से मक्खी की तरह, यानी कि हमने क्या कहा आपसे कि ये तो कांग्रेस से भी बुरा नुकसान। जब सत्ता का नशा चढ़ता है मोहनलाल जी, तो ऐसा ही होता है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। तो पार्टी विद ए डिफरेंस बीजेपी अब नहीं है। नहीं, आपको नहीं लगता दूध के जले को छाछ के फूंक मार के पीना चाहिए? विधानसभा चुनाव में अरविंद से आप गलती कर करके और फिर उसको आपको हरको बैंक का चेयरमैन आपको बनाना पड़ा। उनकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है? क्यों पिए? आपने जब बता रहे हो कि लोग आरोप लगा रहे हैं टिकटें भी बिकी हैं, किसी ने तो लिया होगा पैसा, तो जब किसी को मिल रहा है, कुछ हो रहा है, पैसे का तो लोग इन्हीं के पार्टी के लोग लगा रहे, जो अपनी पार्टी को, जो अपनी पार्टी को मां कहते थे, आज वही आरोप लगा रहे। लेकिन जो सूत्र बताते हैं वो ये बताते हैं कि टिकटें जो वितरण किया गया बड़े राजनीतिक दबाव में, सीधा सा फंडा ये था, हमारी सेंटर की सरकार को कुछ भी नहीं होना चाहिए, स्टेट में आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। वो एक फंडा कहीं ना कहीं, वो तो जैसे अभी वितरण जो टिकट का हुआ, अपने राजस्थान से दबाव आया है, कोई बता रहा है कि यूपी से दबाव आया है, तब टिकट कोई किसी का रिश्तेदार सेट हो रहा है, कोई इस तरीके की जो चर्चाएं बाजार चलता है ये राजनीति में मोहनलाल। चलिए, ये आपने इनका कर लिया। अब हम आ जाते हैं कांग्रेस पे भी, उनका भी एक बार कम से कम, क्योंकि उनपे भी परिवारवाद के आरोप लगे, जैसा आपने शुरू में बताया, उनपे भी काफी लोग नाराज हुए कि भाई जो उन्होंने विक्रम यादव को टिकट दिया अपने ही भाई की पुत्र वधू को, उसको लेकर के आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे। हालांकि अब तो चुनाव हो गया, सब कुछ हो गया, नहीं वो तो देखो वजह क्या, एक बात तो साबित हो गई कि भाई कांग्रेस पार्टी लूली लंगड़ी टूटी फूटी जैसी भी है, वो कप्तान अजय सिंह है रेवाड़ी में। मतलब एक बात हाई कमांड ने भी मान ली, स्टेट कमांड ने भी मान ली, तो अब वो अपने परिवार में दे और अपने परिवार से बाहर दे, अपने कार्यकर्ता को दे, अपने किसी एम्प्लॉय को दे, ये उसकी मर्जी। नहीं, इस तरीके से जैसे कैप्टन साहब के पहले बयान आए थे, बोले जी हमने तो यानी कि एक पंचर लगाने वाले को हमने बना दिया, दारू बेचने वाले को हमने बना दिया, या इन छोटे आदमियों को बना दिया। उससे नाराजगी होकर के टिकट अपने परिवार में दी कि कोई पनपे नहीं, या किसी को कोई बाद में दगा ना दे, यानी कि उनका राजनीतिक कैरियर खराब ना करे, जैसे छोड़ के गए, दगाबाजी करी, बात के अंदर कई तरीके के एलिगेशन लगे, कैप्टन साहब ने खुलेआम मंचों पे बोला है वो। ये तो देखो, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि इसीलिए अपने परिवार से टिकट दी, जिस तरीके से विधायक के बार जिम्मा था, इस बार अपनी भाभी को। मोहनलाल जी, इसका बजट है, सबसे बड़ी वजह है कि हमारी नगर परिषद का अच्छा खासा बजट है, मतलब 2000 करोड़ के करीब, मतलब एक बजट है, और एक चेयरपर्सन को पावर है। तो आदमी स्वार्थी है बाय नेचर ही, और इस आपाधापी में, राजनीतिक आपाधापी में, मतलब हर आदमी चाहता है कि जब मेरे को मौका मिला है तो मैं क्यों ना अपने परिवार का, अपने कंट्रोल का। ये एक अलग बात है कि हमने परिवारवाद भी टूटते देखे हैं, मुलायम सिंह यादव का, राव बीरेंद्र सिंह का, और चौटाला परिवार का। तो ये आज क्या सोच के किया है, कल क्या हो जाए, ये तो वक्त ही बता। नहीं, ये चीज भी, एक चीज आपने जो बता दी शुरू के अंदर कि कांग्रेस हाईकमान भी मान गया कि दक्षिण हरियाणा के अंदर कैप्टन अजय सिंह यादव कांग्रेस है, और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस है। तो आपको लगता है जिस तरीके से कैप्टन और हुड्डा की जोड़ी आपने देखा होगा 2005 के अंदर रही, क्या लगता है वो संकेत है दोबारा से? क्योंकि जिस तरीके से नारे लगाए गए, हरियाणा में फिर कांग्रेस आ रही है, तो क्या लगता है कैप्टन, कांग्रेस, हुड्डा और ये सब मिलेंगे एक साथ, तो यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का वजूद ज्यादा बड़ा होगा। 2019 में जो गलती कर बैठे, देरी से फैसला जो हुआ, नहीं अब तो देखो क्लियर था। मतलब ये जब हाईकमांड ने और सिंबल भी दिया, जो सबसे बड़ी बात है ना, कि मतलब
धारूहेड़ा में सिंबल नहीं दिया कांग्रेस ने, वो जेजेपी को दे दिया ना, वो जेजेपी को दे दिया ना कांग्रेस ने कांग्रेस ने तो खड़ा ही बात कांग्रेस की चल रही है, आप कांग्रेस का जिक्र कर रहे हो तो कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस ने मना ही कर दिया था, नहीं लड़ेगा, समझे, इसीलिए कि भाई कप्तान ने चाहा और जो चाहा वो कि भाई रेवाड़ी आपकी है। हाँ, नहीं समर्थित तो खड़ा किया उन्होंने, ये तो कहा कि हमारे जो कांग्रेस समर्थित होंगे, जो इन पार्टियों को हराने का मादा रखेगा वो हमारे साथ है। ये सिंबल की बात है, कहने को कुछ भी कह सकते हैं, मतलब वो तो पाड़ा बदलते, ना पार्षद देर लगाओ ना एमएलए देर लगाओ, मतलब रोज तो देखिए ये देखने तो वाली बात है। बात देखिए, अब हमारे दर्शक चाह रहे होंगे थोड़ा सा आप उनका और थोड़ा सा खुलासा कर दें। आपने ये वोटों का आंकलन बताया, क्या जीत के करीब कौन है ये तो थोड़ा सा समझा दे, बाकी हम हो सकता है कल उनको फाइनल दे दें। नहीं, जीत के करीब तो देखो, जहां तक मेहनत का सवाल है वहां सतीश यादव की मेहनत बूथ पर और वैसे भी निकलते बढ़ते मतलब नजर आई कि हाँ उसका उठाव है, हम ये कह सकते हैं। नहीं देखिए, सतीश सतीश यादव की सतीश का मेहनत उठाव पर है। कप्तान के पास पार्टी का, ये अपने अल्पसंख्यक वोटों का, अनुसूचित जाति का, पिछड़ा वर्ग दो में चीजें इस चुनाव में हम रोकना चाहेंगे आपको। इन बार हमने जो चुनाव में देखा ना, जो सतीश यादव ने जो चुनाव लड़ा, एक अनूठे अंदाज में लड़ा, यानी कि कई जगह भावनात्मक मुद्दों से, यानी कि उन्होंने कहा कि मेरा अंतिम चुनाव होगा, अगर मुझे रेवाड़ी की जनता आज भी अगर चुनाव नहीं जिताती है तो इसके बाद शायद वो जीवन में चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये एक मुद्दा रहा। दूसरा, उन्होंने सौगंध खाई कि बोला जी मैं 25 पैसे भी अपने घर नहीं लेके जाऊंगा, मैं बेऔलाद हो जाऊंगा, यानी कि इस तरीके के उन्होंने शब्द यूज किए कि मेरे कुल का नाश हो जाए, इस तरीके की उन्होंने बातें कही, ये इमोशन। लेकिन वहीं विक्रम यादव जो कांग्रेस है, उनके साथ भी पूरा आपको देखा, रेवाड़ी विधायक, पूर्व मंत्री, पूरा परिवार यानी कि लगा रहा। किस तरीके से देखते हैं? मैं यही कह रहा ना कि भाई एक कांग्रेस पार्टी का सिंबल, और 6 बार खुद कैप्टन रहा, विधायक, मंत्री, और अब उनका बेटा चिरंजीव वो विधायक है, तो स्वाभाविक रूप से नेचुरल वे में उस चीज का विक्रम यादव को लाभ मिल रहा है। मतलब विक्रम यादव की कोई अपनी इंडिपेंडेंट पहचान नहीं है। विक्रम यादव सिर्फ कांग्रेस कैंडिडेट होने के नाते, कप्तान के परिवार से संबंध वो तो विक्रम ने माना है, वो विक्रम ने क्या खुलेआम मानना है कि बोला मेरा, देखिए विक्रम यादव ने सीधा माना है कि मैं राव अभय सिंह की पुत्र वधू हूँ। हाँ। माना है कैप्टन रही से, बोले मुझे तो राजनीति विरासत में मिली है, तो इसलिए भाई बोले मेरे दादा ससुर रहे, मेरे चाचा ससुर रहे और मेरा देवर रहा, यानी कि उनको तो विरासत में मिल रही है। 50 सालों से इनके पास, एक ही तो बार 2014 में तो वो आ रहे हैं, तो भाई इनके बाद तो 1952 से यहाँ इनके पास सीट है। बिल्कुल, तो जाहिर है इनको इस चीज का तो बेनिफिट मिल ही रहा है। बिल्कुल, और सतीश ने जिस तरीके से कहा मेरे पास कोई बड़ा नेता नहीं, मैं किसको बुलाऊं, भाई रणधीर सिंह का परिवार है या मैं स्वयं हूं, तो वही चीज है। नहीं, वोटर भी वोटर, हाँ, यानी कि इस बार चुनाव लड़ा है। जो कहते हैं ना भाई, कैप्टन भी मरने जीने में, सुख दुख में लोगों के पास जाता है, तो सतीश भी पहुंचा है लेकिन लोगों के पास बिना चुनाव के भी, मतलब लेकिन वोटर ने खुद बताया। सतीश जी ने अपनी गलती को माना कि मैं, मतलब जो 4, 4.5, 6 साल का जो गैप रह गया ना, 2000 जो चुनाव हारने के बाद, 14 का चुनाव हारने के बाद जो गैप रह गया, वो कहीं ना कहीं उनको खल रहा है। अगर यही चीज अगर वो तैयारी पहले करते, 1 साल पहले, तो आपको लगता है जैसे हो गया था कि भी चेयरमैन की सीट जो महिला है और 1 साल से लोग तैयारी कर, लगता है ज्यादा फायदा होता आपको? नहीं, देखो उसमें एक जो सबसे बड़ी बात है, जो 26 तारीख की रात का मैनेजमेंट होता है ना, जी जी जी, उसमें कप्तान साहब को महारत हासिल है। ये क्या ना, तो उस मैनेजमेंट को जो कर जाता है, कत्ल की रात बोलते हैं, चुनाव वोटिंग से पहले की को कत्ल की रात, यानी कि 25 तारीख को चुनाव प्रचार थम जाता है। हाँ, 26 की रात को 27 को वोट पड़नी होती है, तो जो 26 तारीख की पहली रात वो कत्ल की रात होती है। तो हम बार बार कह चुके हैं कि भाई ये
इवेंट मैनेजमेंट का खेल है। लेकिन इस बार ऐसा नजर नहीं आया हमें कि जो सतीश भी कहीं कम नजर नहीं आ रहा। नजर आओ या मत आओ, शहर की जो इस मैनेजमेंट में जीता वो चेयरपर्सन बनेगी। बात खत्म। तो ये तो चलिए अब हम 5-7 मिनट और मुद्दों पे बात कर लेते हैं। आज आपसे बात करना बेहद जरूरी है। दर्शकों की उम्मीद कहीं ना कहीं HR न्यूज से कई गुना बढ़ गई है कि चाहते हैं कि HR न्यूज ने जो मुद्दे उठाए, आपने पूरा चुनाव देखा, आप तो लगातार हमारे चैनल पे बैठे रहे। एक सीवर के ढक्कन से लेकर के हमने तमाम मुद्दे उठाए, चाहे भ्रष्टाचार के हों, चाहे अवैध निर्माण का हो, चाहे बड़े बड़े मार्केट बने हों, चाहे लोगों ने घर तोड़ तोड़ करके जो अपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए या बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए, तमाम मुद्दे, चाहे आपके सर्कुलर रोड पे अतिक्रमण हो, पार्किंग की समस्या हो, तमाम मुद्दे, चाहे आवारा सांड का हो। ध्यान दिया होगा आपने पिछले दिनों किस तरीके की वारदातें हुई, HR न्यूज लगातार लगा। इस बार वो मुद्दे रहे। आपको लगता है कोई जो इन चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार थे या जो उनके पति थे, इन्होंने बड़े बड़े जो दावे किया, लगता है एक भी वादे पूरे कर पाएंगे? इनके पास कोई विजन है, कोई योजना है, कोई रोड मैप है? देखो, क्यों दर्शकों की उम्मीद सबसे ज्यादा HR न्यूज पे है कि HR न्यूज ने जो जो मुद्दे उठाए आम आदमी से जुड़े हुए। यही हम कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे। सतीश खोड़ा तो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और फिर बाद में स्टेट के ऑफिस बीरर और बड़े नेताओं में शुमार हैं। उन्होंने अनथक निरंतर प्रयास किया नगर परिषद के भ्रष्टाचार को अंजाम तक ले जाने के लिए इन्हीं बातों के माध्यम से। लेकिन दुर्भाग्य से सेंटर में भी सरकार है पार्टी की, स्टेट में भी पार्टी की सरकार है, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाए। वही लोगों के वही बात बीजेपी को कहीं ना कहीं सेध रही है इस चुनाव में भी। हम वही सवाल खड़ा हम कर रहे थे, वो क्या हुआ भ्रष्टाचार का मुद्दा? बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लोगों के RTI लगा रहे थे, कहां गए वो तमाम RTI? और आज आप सुट खींच के पड़े हैं, जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि ऊपर से दबाव है कि इन सब मामलों को ठंडे बस्ते में। और एक और चीज निकल के आया, बोले 3 साल तक अगर किसी पे आरोप घोषित नहीं होते हैं तो आप उस फाइल को बंद कर दीजिए। यही तो कह रहे हैं मोहनलाल जी के ये जो चीजें हैं, अब लोग विकल्प देखते। अब कैंडिडेट 6 हैं तो चुनना तो 6 में से ही। अब ये कर पाए ना कर पाए ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अब सिलेक्शन और इलेक्शन तो इन 6 में से ही करना होगा, जिसमें बीजेपी कैंडिडेट को इन जो एंटी इनकम्बेंसी, इन नाकामियों का भी, एक तो उनके प्रचार में उन्होंने वार्ड मेंबर्स पर जुआ गेर दिया, उन पर डिपेंड रहे, अपनी तरफ से कोई ज्यादा अग्रेसिव प्रचार प्रसार उनका नहीं रहा। दूसरा, जो नगर परिषद की प्रशासन सरकार की तरफ से नाकामियां रही नागरिक सुविधाएं देने में और भ्रष्टाचार फैलाने में, उसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा भाजपा प्रत्याशी को मिलता नजर आ रहा है। तो देखिए, ये हमने तमाम मुद्दों पे एक बार बात कर ली, विश्लेषण आपको दिखाया। आज पहला एपिसोड है, लेकिन हम आपको बता दें, कल हम आपको फिर इसी टाइम, हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, लेकिन कोशिश ये रहेगी कल भी हम आपको इसी तरीके से एक फाइनल विश्लेषण दिखाएं, क्योंकि 30 तारीख को चुनाव परिणाम आ जाएगा। नहीं, परसों का रखें, कल का रखें, जब भी हो परसों का रख लेते हैं। हम आपको एक और एपिसोड दिखाएंगे इस विश्लेषण का, आपको अग्रिम सूचना भी दे दी जाएगी। फिलहाल अभी हम इस चीज को, जो हमने चौहान साहब से पूरा आपको विश्लेषण दिखाया, किस तरीके से पूरा जो है चुनावी चर्चा किस तरीके से हुई, तमाम मुद्दों पे हमने बात की, और लोगों का जो इंतजार था वो कहीं ना कहीं कल हम पूरा भी कर देंगे, कोशिश करेंगे कल हम आपको इसका एक फाइनल विश्लेषण दिखाएं, चौहान साहब की जुबानी किस तरीके से जो। और एक थोड़ा सा और अंत में एक बार बात कर लेते हैं। हम ये जानना चाहते हैं जो पार्षदों को लेकर के क्या स्थिति, 31 वार्ड है, 1-2 तो शायद मेरे ख्याल से इनका सिंबल जो बांटे थे वो वापिस भी हो गए इनका। बताया ना कि 28 सिंबल पर हैं, 3 एक सिंबल जमा नहीं कर पाए, वो कोई टेक्निकल खामियों की वजह से शायद 3 सिंबल नहीं हो पाए। 28 पर बीजेपी सिंबल से लड़ रही है, लेकिन हमें नहीं लगता कि डबल फिगर में बीजेपी के पार्षद आ पाएंगे। तो ये देख लीजिए, हमने आपको पार्षदों का भी बता दिया, लेकिन कल हम और खुल के चर्चा करेंगे और विस्तार से नरेश चौहान जी से पूछेंगे। आपको इसी तरीके से हम लाइव दिखाएंगे
कल का आप इंतजार कीजिए, लेकिन आपसे हमारी अपील है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और आगे फॉरवर्ड कीजिए। आपको फिर विश्लेषण दिखाएंगे कल फाइनल क्या है नगर परिषद, कौन है सिंहासन का दावेदार, कौन बैठेगा नब के सिंहासन पर, वो हम आपको कल दिखाएंगे इसी वक्त। आप इंतजार कीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।